नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने हिंदी को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और इसमें जो है मैंने आपको पहला ही चैप्टर कंप्लीट कराया है। मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया था। तो वर्णमाला में हमने स्वर के बारे में जान लिया। देखो, वर्णमाला में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। वर्णमाला में एक तो आपका स्वर, जिसको हम वोवेल्स कहते हैं, और दूसरा व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इनके बारे में हम कल बात कर चुके थे, स्वर के बारे में। और आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो व्यंजन को स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले यही परिभाषा इसकी हम जानेंगे कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन दोस्तों स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। देखो, यहाँ पे दे रखा है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब मैंने स्वर कितने बताए थे? स्वर बताए थे दोस्तों 11। ठीक है, स्वर 11 बताए थे। और इसके बाद में अगर लेखन के आधार पर बात करें तो मैंने आपको स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 13 बताई थी। लेकिन यहाँ पर व्यंजन की बात करते हैं हम। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे मान लिया, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है। जैसे कि हमने बोला कै, तो कै एक व्यंजन है। कै व्यंजन कैसे है? देखो, हम कै बोल रहे हैं तो कै के साथ में ए भी मिल रहा है, क्योंकि कै जो है कै और प्लस ए, इससे मिलके बना है। तो ये क्या था? ये था स्वर। ये क्या था? स्वर। क्योंकि ए की कोई मात्रा तो चढ़ती नहीं है। बाकी जितने भी 10 बचे वो सब मात्राओं में प्रयोग करते हैं हम उनका। ए की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 होती है। और यहाँ पर जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं वो सारे के सारे ए की सहायता से बोले जाते हैं। कै की जगह आप कै बोल लो, गे बोल लो, है ना, तो ए ही बोलेगा। तो इसलिए इसे जो है हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 3 प्रकार के। तो हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की, कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब है कि जिन्हें बोलने में किसी कोई चीज़ को स्पर्श करता हो। जैसे वे शब्द जो कंठ, कंठ मतलब गला, होष्ठ मतलब होठ, तालु जो हमारे जीभ के सबसे ऊपर वाला भाग है, मूर्धन्य और दंतीय आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन उसे कहेंगे जो कंठ, होठ, तालु, मूर्धन्य, दंत इनकी सहायता से बोले जाए, इनको स्पर्श करके बोलें। ठीक है, इनको छूते हुए बोले जाए कोई भी वर्ण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। अब देखो, ये जितने भी हैं ये व्यंजन है। ये सब व्यंजन है। तो दोस्तों, ये व्यंजन कैसे हैं? देखो, ये जो हैं हमें याद रहने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी करते हैं इन्हीं की सहायता से। अगर हमें ये याद नहीं है तो हमारे व्यंजन से जो क्वेश्चन आएगा वो सब गलत हो जाएगा। तो ये हमें याद करने बहुत ज़रूरी है। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, कै वर्ग आपने पढ़ा होगा, कै कलम, क्या क्या कबूतर, क्या खरगोश, क्या गमला, है ना, इस तरीके से। तो ये कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये आप ऐसे याद रख लेना, खाली कचट तप। ठीक है, बाकी तो आप जो है आगे का इसे जो है पूरा कंप्लीट कर ही लोगे फिर। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कितने वर्ग है? इसमें 5 वर्ग है, इसलिए स्पर्शीय व्यंजन को हम वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी हैं ये टोटल के टोटल कितने हैं? ये 4, इसमें 5 हैं और ये 5 ही लाइन है। तो यहाँ पर टोटल स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब यहाँ पर 25 जो हैं ये आप अने खाली देख रहे होगे लास्ट में, ये वाला और ये जितने भी अने खाली हैं इन सभी को हम बोलते हैं नासिकीय।
नासिक्य व्यंजन। नासिक्य का मतलब है नाक से बोले जाएंगे, बिना नाक के ये नहीं बोलेंगे। अगर आपने नाक बंद कर ली तो ये नहीं बोल सकते आप इनको, ठीक है। ये अनेखाली हैं, जिन्हें हम जितने भी बोलते हैं ना अनेखाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें थोड़ी गलती होगी, ये कंठीय व्यंजन है दोस्तों, कंठीय व्यंजन। अब देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंठीय है, होस्ट है, मूर्धन्य, दंतीय, हम किस किस को कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसकी परिभाषा बताते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। जिनके उच्चारण में केवल कंठ, कंठ का मतलब होता है दोस्तों गला, ठीक है, लिख रखा है कंठ हो या गला का उपयोग होता है। जिनके उच्चारण कंठ और निचली से होता है उसे कंठव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ये है कै, ख, ये जो पूरा कै वर्ग है, ये सारा का सारा क्या है, कंठव्य व्यंजन है। और इसके साथ में और भी दो आएंगे, जैसे ए हो गया, आ, है और विसर्ग, ठीक है। तो कै वर्ग तो पूरा है ही, लेकिन इसके साथ में ए, आ, है और विसर्ग ये आते हैं इसके साथ में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंठव्य व्यंजन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तालव्य है, जो तालु से बोले जाते हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च वर्ग है पूरा, च वर्ग क्या है, ये तालव्य है। और इसके साथ में जो स्वर बोलते हैं ये भी तालु से बोलते हैं, ई, छोटा ई, बड़ा ई, य और श, ठीक है, ये तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन या जीभ के पतले भाग और तालु के अगले भाग से स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जितना भी ट वर्ग है, ट वर्ग, ये सब मूर्धन्य है। और इसके साथ में ऋषि, र और षटकोण, ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंतव्य, जो दांत से बोले जाएंगे, बिना दांत के नहीं बोले जाएंगे, दंतव्य व्यंजन कहते हैं इनको हम। दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य कहलाते हैं और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले दंतव्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो दंत वाले कौन से होते हैं, जो तय वर्ग है ना वो पूरा दंतव्य है और इसके साथ में ल और से ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अब ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ये आपको मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि आपको इसी डायग्राम से पूरा याद रहे, ठीक है। ये कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग। अब इससे पूरा जो है ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि बार बार परिभाषा अगर आपको ये याद है तो आप इसी से बना लोगे कि कंठव्य कौन सा, तालव्य, मूर्धन्य और दंतीय कौन सा है। चलो अब मैं आपको एक उससे समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना आए कि मूर्धन्य किसे कहते हैं और दंतीय किसे कहते हैं। तो देखिएगा आप, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने बना दिया, ये तो है गला, और गले पर आगे एक गांठ सी होती है, किसी किसी का होती है, किसी का नहीं होती, जिसे हम टैट भी कहते हैं। तो ये इसे बोलते हैं कंठ। कंठ, कंठ का मतलब है गला, ठीक है। फिर आप जैसे आवाज़ आती है यहाँ से ऊपर आके, तो वो सीधी सीधी किस पर आती है, वो आती है ये यहाँ पर, यहाँ टकराती है, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धा के बाद फिर आती है आपकी, सॉरी ये है आपका तालव्य, ये है आपका तालव्य, इसे बोलते हैं तालु। और इसके बाद में इसके बिल्कुल किनारे किनारे आओ, ये बिल्कुल यहाँ पर जिन्हें हम मसुड्डे पे बोलते हैं, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धा के बाद में अब यहाँ पे जो है फिर आवाज़ आती है किस पे, दांत पे, तो इसको बोलते हैं दंतव्य। दंतव्य, और दंत के बाद में आवाज़ निकल जाती है होठ के रास्ते, जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, होठ के रास्ते बाहर, ठीक है। तो इसमें जो है क्रम कौन सा बना, क्रम मैं आपको बताता हूँ कि क्रम बना कौन सा है।
तो यहाँ पर जो क्रम बना है हमारा कि भाई सबसे पहले कौन सा बोला जाएगा, देखो सबसे पहले इसमें भी 5 क्रम बने हैं, 5 3 4, चलो 5वां आगे लिख देंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले आवाज़ आएगी कहाँ से, कंठ से। तो पहले वर्ग को हमने कंठ बोल दिया, ठीक है। दूसरे पर आवाज़ ये कहाँ पे जाएगी, तालु पे। किस पे टकराएगी, तालु पे टकराएगी, तो उसको हमने तालव्य बोल दिया। फिर इसके बाद में जो आवाज़ आएगी वो तालु से सीधे किस पाएगी, मूर्धन्य पे। मूर्धन्य के बाद पे फिर दंत पे, दांतों पर, और 5वें नंबर पे कहाँ से बाहर निकलेगी, ओष्ठ से बाहर निकल जाएगी अपने होठों के रास्ते, इसलिए इसको ओष्ठ बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्रम है। कभी कभी ये एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है कि कंठ के बाद में कौन सा नंबर आता है, किसका नंबर आता है, तो तालु का, या तालु के बाद में किसका, मूर्धन्य का, मूर्धन्य के बाद दंती और फिर ओष्ठी, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ बनाई है। तो चलो फिर उस पर चलते हैं दोबारा से। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे कंठ हो गया, तालव्य, मूर्धन्य, दंती है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओष्ठी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो कैसे हम क्या पढ़ते हैं, क्या कलम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो क्या कलम पढ़ते हैं हम, तो क्या कलम, मान लिया हमने कुछ लिख दिया और हमसे गलती होगी तो ऐसे बोलते हैं ना। अब ये तो आपको ध्यान रहेगा, ये आपको ध्यान रहेगा। तो इसमें बाद में ए और आ और है और ध्यान रख लेना आप, ठीक है और विसर्ग। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कलम से हम पढ़ते हैं, या क्या कबूतर, ख खरगोश ग गमला, है ना। तो ये तो आपको ध्यान है, बस ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ए आ और है और विसर्ग। अब इसके बाद में दूसरा आपका तालव्य है, तालव्य जो तालु से बोलते हैं। तो ये जो 6 वर्ग है, 6 चम्मच, 6 छतरी, 6 जग, है ना। तो इसके बाद में बस ये आपको स्वर ध्यान रखने हैं, जो एक्स्ट्रा स्वर्ग हैं, जो स्वर हैं, जो स्वर बोले जाते हैं, जैसे छोटी मात्रा, बड़ी की मात्रा, वो ये है और से। ट टमाटर है, ट टमाटर ऋषि है, और रह और से, यही बस यही 3 याद रखने हैं, क्योंकि ये तो आपको ऑटोमेटिकली याद है ही। दंतव्य है जो दांत से बोलते हैं, तय तरबूज, तय तरमज, तय दवात, है ना। ये तो इसमें ल और स और आते हैं, ठीक है। ओष्ठी है, पे पतंग पढ़ते हैं, ऊ और औ, बस इसमें 2 हैं। बाकी देखो ये याद रखने वाली बात है, और बाकी ये तो आपको याद है ही। तो इसमें से देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि निम्नलिखित में से बताओ कंठव्य वर्ण या कंठव्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको ये तो पता है भाई कै वर्ग कंठव्य होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे। तो उसमें से आपको ये भी दे देगा ए आ है, अगर इसके अलावा आपको ई दे दिया तो वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से तालव्य नहीं है, तो तालव्य वर्ण आप देख रहे हो कि तालव्य वर्ग कौन सा है, च वर्ग है। और च वर्ग में च का तो पूरा वर्ग है ही, और इसके बाद में 4 अलग से स्वर और दे रखे हैं, यानी कि 2 तो स्वर हैं इसमें, और ये और से भी हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी चार्ट से दोस्तों हो जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। बस इसकी परिभाषा आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको अगर ये याद है कि भाई कंठव्य कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, ठीक है, कौन सा क्रम से किस नंबर पर आता है, ये कचट्टब याद रखने वाली बात है आपको। इसी से आपकी पूरी वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके कचट्टब याद है तो मैं कह रहा हूँ कि वर्णमाला से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से आप अपनी कॉपी पर बना कर इसको याद करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, इसके उच्चारण में जीभ, तालु और दांत, होठ का परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, यानी कि पूरा स्पर्श नहीं होगा। इनकी जो आवाज आएगी ना बिल्कुल अंदर से निकलेगी, जैसे बोलते हैं ये, रे, ले, वे, ठीक है। और ये जो 2 हैं ये और रे, ये अर्थ नहीं है, ये अर्ध है, अर्ध स्वर है दोस्तों, ठीक है। ये अर्ध स्वर है। तो आप इसको जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन केवल कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो कितने हैं, 4 हैं।
अंतस्थ, अंत का मतलब आप देख लो, इसी से पता लग रहा है जो अंदर से आवाज़ आती हो, तो ये रे ले वे है ना, इनकी अंदर से आवाज़ आती है। तो आपको याद रखने वाली बात है ये, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्मा का मतलब होता है हीट, हीट, है ना। तो अब इसी से ही आवाज़ निकल रही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है, हुई या रगड़ती हुई निकलती है, उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि इनके बोलने पे मुंह से भाप निकलेगी। अगर आप मुंह पे थोड़ा सा हाथ लगाएंगे और हाथ लगाने के बाद में बोलेंगे शे 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 है ना, तो ये क्या है? ये ऊष्मीय व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने पर भाप निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ऐसे याद रख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो है, ये हमारी जो वर्णमाला है, इसमें बस यही चीज़ होती है कि वर्णमाला में हम दो ही चार चीज़ पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो हमने स्वर तो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और व्यंजन ये है। तो अब जो है, अगर आपने व्यंजन में ये कचट्टा भी याद रख लिया और स्वर में वो 11 स्वर आपने याद रख लिए, तो इसी से आपका हो जाएगा। लेकिन मैं स्वर में आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, उसमें एक आगत स्वर और होता है। आगत स्वर यानी कि जो बाहर से आए हैं स्वर, आगत स्वर, जिनका हम प्रयोग करते हैं, कभी कभी प्रयोग करते हैं इनका। जैसे आगत स्वर कौन कौन से हैं? जैसे ये वाली चीज़ लगाते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया टॉफ़ी, है ना, तो टॉफ़ी बोलते हैं, नहीं तो इसे नहीं लगाएंगे तो टॉफ़ी हो जाएगा। तो ये आगत स्वर है। जैसे डॉक्टर में डॉक्टर थोड़ी ना बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं? इसको लगा के डॉक्टर कहते हैं। तो ये आगत स्वर है, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो वर्णमाला है ना, पूरी कंप्लीट होगी। अब हम इससे क्या करेंगे कि इससे जो है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वर्णमाला से, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो अब तक एग्जाम में वर्णमाला से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है वर्णमाला का, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, हिंदी का पहला ही चैप्टर है। और ये जो वर्ण है, जो मैंने आपको ये पूरे स्पर्श व्यंजन बताए हैं 25 के 25, ये तो आपको याद होने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आप कर लेते हो, इससे नोट्स बना लेते हो, इसे बार बार पढ़ के, और मैं क्वेश्चंस की आपको वीडियो दूंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसे कर लोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई, वर्णमाला मेरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है, जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपको मिल सके। और साइड में एक बेल का वो होगा, आइकॉन बना, तो उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।